3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई। लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका भी है और उसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो कल्चर, हार्टिकल्चर करना, तो करना अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही है। आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सैचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। मासिक आय हमारे किसान भाइयों की हुई है जो पंजाब तो शायद कोई और राज्य मुकाबला हमसे नहीं कर पा रहा है। एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर की गाड़ी ट्रैक पर आ गई थी, लेकिन उसे अभी और रफ्तार देने का समय था और जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। हमने पशुपालकों के घर तक लाइन 1962 उठती थी कि खेती किसान की केवल जीविका का साधन नहीं होना चाहिए, समृद्धि का माध्यम बनाया जा सके। चुनौतियां चाहे वो क्लाइमेट चेंज की हों है और मैं हृदय से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों और किसानों की ओर से विशेष रूप से इस पूरी समिति का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सारा काम धाम छोड़ करके इस रिपोर्ट को लोगों ने जो सेक्रेटेरिएट में बैठक हुई जिसमें एपेक्स कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य भी थे, चेयरमैन साहब भी थे, इन लोगों ने मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी भी थे, डुल्लू साहब मिलेगी। मैं कश्मीर की विकास यात्रा एवं ग्रामीण समृद्धि में नए युग की शुरुआत मानता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के समग्र विकास से संबंधित ये 29 परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, लेकिन चूंकि कमेटी ने कहा है इसलिए मैं वही बोलूंगा। कहा कि 65,700 करोड़ रुपए पहुंचाना, बीज से लेकर बाजार तक के तंत्र को मजबूत करना इन इंटरवेंशंस का लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि इससे 10-15 हजार करोड़ ज्यादा ही हमारी आमदनी बढ़ने वाली है, लेकिन चूंकि समिति ने कहा मैं इसलिए फिगर वही कोट करूंगा। 29 प्रोजेक्ट्स द्वारा अगले 5 साल में 1900 नए उद्यम स्थापित होंगे और लगभग 3 लाख के अलावा जीआई टैगिंग तथा कॉम्पैक्ट वैल्यू चेन की व्यवस्था भी हम सुनिश्चित करेंगे। रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है, भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रिसीजन फार्मिंग सेंटर्स
स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा, एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी। 300 FPOs निर्मित करेंगे, जिसमें 3000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो बड़े खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितना उसका ज्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो, इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, उनको भी हम किसानों के साथ, समाज के साथ जोड़ करके उनकी क्षमता का भी पूरा उपयोग हम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। आज सबसे बड़ी चुनौती मार्जिनल फार्मर के चक्र से मुक्ति दिलाना है। ये सभी 29 प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के लगभग जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं, एक अनुमान है कि 2.62 लाख मार्जिनल फार्मर, और ऐसे ही 2 और एम्बिशस कार्यक्रम मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एस्पिरेशनल जम्मू कश्मीर का जो प्रतीक बनेगा, गांव और शहरों में सामान्य नागरिकों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के सपनों को पूरा करेगा। पहला निर्णय है एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे मंजूरी दी है। पूरे देश में ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम होगा जो जम्मू तथा श्रीनगर दोनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 19 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्युनिसिपल तैयार किया है। और 7 की पिलर्स हैं: क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्विसेज, इकोनॉमिक एबिलिटी, टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस करेंगे। इसके आधार पर बेस्ट परफॉर्मिंग शहरों को इनकरेज और इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। इसके लिए अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड की स्थापना की गई है और उसमें 200 करोड़ रुपए एडिशनल फंड एस्पिरेशनल टाउन के लिए रखा गया है। इस ग्रांट के लिए बोर्ड स्थापित करेगा। सभी डीसीज डिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर एस्पिरेशनल टाउन डेवलपमेंट प्लान तैयार करेंगे, जिसके द्वारा हम स्पीडी डेवलपमेंट के लिए योजनाओं के कन्वर्जेंस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेंगे। सभी शहरों के लिए कार्यक्रम चल रहा था, तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। मूल रूप से टाउन के मेंटर के रूप में वर्ष भर वो काम करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर का हर शहर आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड गुड गवर्नेंस। इन सभी 285 एस्पिरेशनल पंचायतों का डिस्ट्रिक्ट, यूटी तथा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कन्वर्जन से किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी पंचायतों को पैरामीटर्स को पूरी तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड, लैंड पासबुक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम कार्ड issued to eligible laborers, 100% institutional births, 100% vaccination of children in the age सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी।
पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर का मिजाज बदला है। तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सामान्य नागरिक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी हद तक सफलता दिलाई है। देता हूं और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात मोटे तौर पर कह ली। धन्यवाद देता हूं और दो पंक्ति कह के, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विशाल मसी के वादे फरदा की गुफ्तगू ही सही। धन्यवाद। जय हिंद। या लेकिन फ्रीलांसिंग मत शुरू कर। सर, एग्रीकल्चर में आपने कहा है कि पहले इसी के संदर्भ में सवाल पूछे तो उसी से है। ये जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स को किस तरीके से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो गांव, क्योंकि दूर दराज के गांव जो खासतौर पे राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ या दूर दराज के जो गांव हैं, वहाँ पे एक बार चीजें जानकारी नहीं पहुंचती, उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाए। और एक बड़ी जो कठिनाई है डिपार्टमेंट के लिए भी, कई राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ के इलाके हैं जहां पर पानी उस तरह से अवेलेबल नहीं है एग्रीकल्चर के काम में आने के लिए। मैंने आपको बताया कि केवल राजौरी, पुंछ नहीं, लेकिन आपकी जो चिंता है उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी, उनका भी हम, मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और लाइफ सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर पे या डिविजनल स्तर की तरह से खत्म हो जाएगी। सर नमस्कार, तेजिंदर सिंह सोडी बोल रहा हूँ नेटवर्क 18 से। सर, पहली बार पिछले 30 साल में ऐसा हुआ कि कश्मीर के स्कूलों ने पूरा एकेडमिक कैलेंडर जो है कंप्लीट किया है, जो कि उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले जो विषय है उसका। ठीक है, ओके। तब G20 से शुरू करता हूं। कल हम लोगों ने बैठक करी थी, अभी तक एक बैठक श्रीनगर में प्रस्तावित है। भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एक बैठक जम्मू में भी हम करना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स का हूं कि देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह की तैयारी है उससे कहीं पीछे रहेंगे और हम सब मिल करके कोशिश करेंगे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जम्मू कश्मीर कैसे दे सकता है, उसको हम कैसे शोकेस कर सकते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी हो, ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी का कार्य किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा, जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। सर, पल्लवी सरीन फ्रॉम PTI। आपने आज जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स की बात की उसमें एस्पिरेशनल टाउन्स में एक पैरामीटर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। रूल ऑफ लॉ देश में चलता है और जम्मू कश्मीर में भी अब रूल ऑफ लॉ ही चलेगा। दूसरी बात ये समझिए कि ये जो नए कानून बनाए गए, यहाँ के लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, प्रतिगामी थे, अनेक परिवर्तन हम लोगों ने किए। यहाँ कानून ये था, चाहता हूं कि कोई भी गरीब दुकानदार या गरीब आदमी से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, ये सच है कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 5 रुपए में लेकर के लोग राज कर रहे हैं, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कानून है, KCC लोन की जो लोन दिया
जा रहा है। जमींदारों को पहले से ही डिमांड है कि वेवर वो माफ़ किया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वादी कश्मीर में पहले ही किसानों को नुकसान से दुचार होना पड़ा, अनसीजनल बर्फबारी हुई जिससे जो सेब की पैदावार थी उसको भी असर पड़ा, क्या कोई प्रोग्राम है? आपसे थोड़ा प्रश्न पूछने का अवसर बड़ा कम ही मिलता है हमें, इसलिए चूंकि आज आप मौका नहीं देते हैं, मैं तो तैयार हूं। ठीक है, आज अवसर मिला है तो मैं इसका लाभ उठाना चाहूंगा। 2-3 प्रश्न है मेरे, क्योंकि आज आपने कृषि सेक्टर के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके मतलब संबंधित एक प्रश्न है। अभी हाल ही में उपराज्यपाल जी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है इजरायली दूतावास से वहां के कृषि अटैची आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई स्थानों का दौरा किया, और जो बात जो सामने आई, मैंने भी इस पर एक स्टोरी की कि यहाँ पर वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, जम्मू संभाग में भी, कश्मीर घाटी में भी। उसके बाद आतंकी संगठनों ने जो है धमकी दी कि इजराइल के कोई भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसको यहाँ पर बनने नहीं दिया जाएगा, उस पर जो है हमला किया जाएगा। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, आज ही देश के स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कहा है कि जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इस समय कोविड की महामारी का खतरा एक बार फिर से उत्पन्न हो गया है, या तो वो अपनी यात्रा स्थगित करें या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। उपराज्यपाल जी, जनवरी के महीने में राहुल गांधी यहां पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत। मुझे बताइए कि यहां पर क्या उन्हें अनुमति मिलेगी यात्रा के लिए, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी कई जो है यहां पर मुद्दे हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, हम कई महीनों से देख रहे हैं कि यहां जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो सरकारी कर्मचारी हैं, डोगरा हिंदू समुदाय के जो रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीर घाटी में। उनकी मांग है कि उनका स्थानांतरण यहां जम्मू में होना चाहिए। कई कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है। इस पर प्रशासन क्या कर रहा है? धन्यवाद। एक आध और है तो जोड़ लीजिए, फिर बहुत दिन बाद मौका मिलेगा। शुरू करें। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर यह काम नहीं होने वाला। वो दिन लद गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात क्या थी इनकी? देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है, और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा, और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है कि दुखद घटना मई में हुई थी, और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था, और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थीं, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया जाए। मैं आपको अब गिन करके बताता हूं। एक, वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं, या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में एक हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे, वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा, साहब 2014 के जो कर्मचारी थे कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा।
एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई, तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और तनख्वाह उनकी, उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं, इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉई है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं, एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही है। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल अगर कोई है तो हो गया, उस साइड से आखिरी सवाल। भूख लगी उन लोगों को, आप सवाल, बहुत बढ़िया नाश्ता है, चलो ठीक है सर। कोई है तो एक और ये है सर, यहाँ से सर सुमिंदर फ्रॉम ANI। सर कई नेताओं का कहना है कि सरकार बोलती है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। हाँ, मैंने भी कल अखबार में पढ़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक टाइपिंग एरर है, उसका सुधार हो जाएगा और संसद में भी उसका सही जवाब दे दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से आप चाय पर चर्चा करेंगे तो मैं 13-14 लोगों का नाम बताऊंगा जिन्होंने 100 करोड़, 200 करोड़ और इवन 900 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इसलिए उसकी चिंता आप मत करिए, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे 38,080 करोड़ के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उन्होंने की थी, उनमें से जमीन लोगों को दे दी गई है। कुछ जगह हमारी दिक्कत है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहां सड़क, बिजली, पानी बनाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, ये आंकड़ा 70,000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करके जब बड़ी वाली फैक्ट्री लगेगी तो वहीं आपसे फोटो खिंचवाऊंगा, आपको विशेष मिठाई खिलाऊंगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।